इन कॉन्वर्सेशन विद द पंजाब पल्स में आज हम फिर सुमित दहिया जी से कुछ सवाल करने वाले हैं। तो सुमित दहिया जी को आप जानते हैं, पेशे से एक वकील हैं, लेखक एवं कवि भी हैं। तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और 200 से भी ज्यादा पत्रिकाओं में इनके लेख छप चुके हैं। और साथ में है मेरे सहयोगी खुशदीप सिंह जी, जो कि लॉ ग्रेजुएट हैं और साहित्य में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है भाषा का राजनीतिकरण और उससे जुड़े विविधायाम। तो सबसे पहला प्रश्न मेरी तरफ से सुमित दहिया जी के लिए। सुमित दहिया जी, अंतरराष्ट्रीय और ऐतिहासिक संदर्भ में हिंदी भाषा के विकास के विभिन्न पड़ावों को आप किस नजर से देखते हैं? जी नमस्कार। पहले तो सभी आपके दर्शकों को मैं सबसे पहले ऐतिहासिक संदर्भ का आपने सवाल किया है तो 3 कोट करना चाहूंगा। पहला कोट महात्मा गांधी जी का है भाषा के संदर्भ में। उन्होंने कहा था, यदि मैं तानाशाह होता तो विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना तुरंत बंद कर देता, सभी अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता। दूसरा कोट है जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में ये कहा था कि हमने अंग्रेजी इसलिए स्वीकार की कि वह विजेता की भाषा थी। हमने अंग्रेजी इसलिए स्वीकार की कि वह विजेता की भाषा थी, इस कारण नहीं कि वह महत्वपूर्ण भाषा है। अंग्रेजी कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, हम उसे सहन नहीं कर सकते। ये संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और नेहरू जी ने अंग्रेजी को विजेता की भाषा माना था। जब तक कांग्रेस या उसकी सरकारें रही तब तक अंग्रेजी को तवज्जो दी जानी उसी हिसाब से जारी रही। एक अन्य महत्वपूर्ण कोट महात्मा गांधी जी का है भाषा के संदर्भ में। अंग्रेजी ने हिंदुस्तानी नेताओं के मन में घर कर लिया है, मैं इसे देश और मनुष्यता के प्रति अपराध मानता हूं। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अंग्रेजी भाषाओं को आज तक अंग्रेजी भाषा को वरीयता दी गई और हिंदी भाषा और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को पीछे धकेला गया। लेकिन जैसा कि आपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको परिभाषित करने के लिए कहा है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मेघा जी, कि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा देश जिसने विकास किया है या जो विकास की ओर अग्रसर है, उसने अपनी शिक्षा जो है ना अपनी मातृभाषा में की है या अपनी क्षेत्रीय भाषा में की है। थोड़ा सा एक आपको मैं थोड़ा सा बताऊं 2-4 मुल्कों के बारे में। ईरान की भाषा फारसी है। ओमान, सऊदी अरब से जुड़े हुए 7 देशों की भाषा अरबी है। जापान में जापानी, श्रीलंका में सिहली और तमिल, कंबोडिया की खमेर भाषा है। अफगानिस्तान में पश्तो, तुर्की में तुर्क बोली जाती है। दक्षिण अमेरिका के 12 देशों में 9 भाषाएं जो हैं वो स्पेनिश हैं और ब्राजील में पुर्तगाली भाषा है। यूरोप के 46 देशों में 40 भाषाएं ऐसी हैं जो उनकी अपनी है, जिसमें अंग्रेजी का कहीं भी हो। एक बड़ा देश आप ब्रिटेन कह सकते हो जिसमें अंग्रेजी बोली जाती है, या अमेरिका के कुछ हिस्से में अंग्रेजी, अमेरिका या आसपास के उनके छोटे देश जिनके कुछ हिस्से में अंग्रेजी बोली और समझी जाती है। हिंदी का जो आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सफर देखें तो हिंदी के आज 170 करोड़ से अधिक बोलने और समझने वाले हैं। उसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, मॉरिशस में हिंदी सम्मेलन होते हैं और यूनाइटेड नेशंस में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1970 के दशक में हिंदी में भाषण दिया था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हिंदी में भाषण दिया है। तो आप भाषाई अगर आप देखें, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो एक आप भाषा नहीं कह सकते, एक हमारी संस्कृति है, हमें जोड़ने की संस्कृति। हिंदी हमारे देश की एक किस्म से भाषाई ऑक्सीजन है। बिल्कुल। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न सुमित जी नई शिक्षा नीति के बारे में है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाने के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि 1986 में, ये मैं डॉक्यूमेंट भी लाया हूं, 1986 में जब राजीव गांधी के समय में नई शिक्षा नीति आई थी तो उन्होंने नवोदय विद्यालयों का शुरू किया था। उसमें डीएमके तमिलनाडु में एक ऐसी पार्टी थी जिसने हिंदी को पढ़ाने का विरोध किया था और विधानसभा में तमिलनाडु की अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये पिछली जो शिक्षा नीति थी उसमें भी हिंदी का विरोध किया जाता था, क्षेत्रीय भाषाओं का भी विरोध किया जाता था और इंग्लिश को वहां तवज्जो दी जाती थी। और क्षेत्रीय भाषाओं की, जो क्योंकि राजनीति वहां की भाषाओं पर केंद्रित थी, वहां की राजनीति भाषा पर केंद्रित थी, इसलिए हिंदी को वहां से बिल्कुल बेदखल कर दिया गया दक्षिण भारतीय राज्यों से। हमारी जो नई शिक्षा नीति जो अब आई है उसमें
जो सबसे बड़ा इल्जाम आप किसी सरकार पे या किसी पार्टी पे लगाते हैं, नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। उन लोगों ने सारे दक्षिण भारतीय स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कन्नड़ में, कर्नाटका में कन्नड़ को तवज्जो दी जाती है, हिंदी का विरोध होता है, वहां पे कालिक पोत दी जाती है। इवन हमारे नॉर्थ इंडिया में भी पंजाब में ऐसा हुआ कि पंजाबी भाषा को छोड़ के हिंदी और अंग्रेजी के साइन बोर्ड्स पे भी कालिक पोती गई और बहुत जगह विरोध हुआ। तमिलनाडु में भी ऐसा हुआ। और नई शिक्षा नीति में अगर आप किसी पार्टी को या किसी सरकार को कहते हैं कि ये मतलब क्षेत्रीय भाषाओं को तवज्जो देने वाली सरकार नहीं है, तो इस नई शिक्षा नीति में पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं को तवज्जो दी गई है। तो सुमित जी, देखा गया है जैसे कि पिछले कई वर्षों में गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा आधारित जो राजनीति चल रही है, जो इसका चलन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी मैडम गैर हिंदी भाषी राज्य हैं मेघा जी, उनमें पूरी राजनीति भाषा आधारित है। आप क्षेत्रीयता को जितना भुनाएंगे उतनी ही बड़ी पार्टी बन के आप उभरेंगे। क्षेत्रीय पार्टियों का पूरा गणित भाषा और क्षेत्रीय घटनाक्रम को, उनकी भावनाओं को उकसाने में है। चाहे मराठी मानुष की राजनीति हुई हो महाराष्ट्र में, चाहे वो मतलब राजनीति मतलब दक्षिण भारतीय राज्यों में हुई हो, चाहे वो राजनीति अब बेशक बंगाल में हो रही हो, क्षेत्रीय भाषाएं एक अहम मुद्दा रही हैं। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं जिसमें ये बिल्कुल क्लियर है। 2019 जून में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने ये बात कही थी कि बंगाल में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बांग्ला भाषी होना चाहिए, बंगाली उसको आनी चाहिए। और अब वो संस्कृत सीख गई हैं। इलेक्शन ने उनको संस्कृत सिखा दी है, वो हिंदी में भी भाषण दे रही हैं, संस्कृत में भी भाषण दे रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश के प्रधानमंत्री को और भारत के गृह मंत्री को भारी कह रही हैं। और जो कि आपने कहा क्षेत्रीय राजनीति का जो वो है, अब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक ये चीज भी केंद्रित की है और ये बताया है कि हमने हिंदी भाषी लोगों के लिए, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों के वोट 76 लाख है, ये मैं खाली आपको बंगाल का उदाहरण दे रहा हूँ, केरल में भी ऐसा हुआ है, तमिलनाडु में भी ऐसा हुआ है, हिंदी भाषी लोगों के वोट 76 लाख के करीब हैं। तो वो कह रही है कि हमने स्कूल भी खुलवाए, हमने कॉलेज भी खुलवाए, जबकि ये जो बयान मैं दिखा रहा हूँ 2019 का है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि बंगाल में रहने के लिए बंगाली आनी मैंडेटरी है, होनी चाहिए। तो इसके बाद क्षेत्रीय राजनीति में अगर आप देखें तो कुमार स्वामी जी ने मतलब यहाँ पे ये कहा कि हिंदी की राजनीति ने दक्षिण भारतीय नेताओं को पीएम नहीं बनने दिया। कुमार स्वामी जी की ये स्टेटमेंट थी, जो कि महाराष्ट्र के अपना कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे और उनके जो फादर हैं वो प्रधानमंत्री भी रहे। और ऐसा अगर हिंदी के बारे में कहा जाए तो प्रणब मुखर्जी की किताब में भी इस बात का जिक्र है कि हिंदी ना आना एक बड़ी बाधा थी उनके प्रधानमंत्री ना बनने के बीच में, और हिंदी ना आने के कारण वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो इसके अलावा मेरे पास कुछ वो हैं, 1920 में तमिलनाडु में पेरियार जस्टिस पार्टी ने संस्कृत और हिंदी का विरोध किया था। 1937 में फिर वहां पे विरोध हुआ था। ये लगभग 100-125 साल से चलता आ रहा है। 1200 प्रदर्शनकारियों को जेल हुई थी उस समय। 1955 में राजभाषा आयोग ने बंगाल तमिलनाडु के विरोध के बावजूद हिंदी लागू करने की सिफारिशें की थी, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। 1967 में एक इंपॉर्टेंट ऐसा था वर्षीय कि विधानसभा चुनाव में डीएमके जीती तमिलनाडु में और मुद्दा भाषा ही था, और उसके बाद कभी कांग्रेस दोबारा वहां राज्य में सत्ता में नहीं आ पाई थी। और डीएमके की राजनीति हो या टीएमसी की राजनीति हो या शिवसेना की राजनीति हो या अन्य दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति हो, ये पूरी तरीके से भाषाई है और क्षेत्रीयता के मुद्दों पर भावना भड़काने पर केंद्रित है। तो सुमित जी, जो सार्वजनिक भाषा है, जो सार्वजनिक जीवन में जो अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और राजनीतिक परंपरा में इसके अत्यधिक तीव्र होने के क्या कारण है? देखिए मेघा जी, ये तो जग जाहिर है कि आज का जो सार्वजनिक जीवन है और उसमें भाषा का जो स्तर है, यहाँ तक कि बाकी तो चीजें छोड़िए, एक भारत के जो सबसे बड़े जो नेता, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ खून का दलाल या फिर उनको मतलब पागल कुत्ता, मंकी, या उनको हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन से उनकी तुलना की जाती है संसद में ऐसे शब्द। और ये उनके जो सबसे बड़े सर्वोच्च नेता हैं, जो उनकी पहली पंक्ति में बैठने वाले नेता हैं, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ।
और अभी उन्होंने मतलब हद इस बात की है, उन्होंने उनके मतलब पिता को नहीं छोड़ा, माता को नहीं छोड़ा। भारत के प्रधानमंत्री से वो पूछते हैं कि आप बता सकते हैं आपके पिता कौन है? उनकी मां को गालियां दी हैं, उनके पिता के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के खुद के बारे में कितनी बार ये हो चुका है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। जबकि हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। आप विरोधाभास देखिए, उन्होंने उनको दुर्गा के उससे संबोधित और सम्मानित किया था, और यहाँ प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती हैं। और इसी उसमें इसी संदर्भ में अगर मैं ये कहना चाहूं तो ये वो पार्टी थी कांग्रेस जिसके अपने प्रधानमंत्रियों ने खुद ही अपने आप को भारत रत्न दे दिया, और अंबेडकर पर राजनीति करने वाले लोगों को बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने की याद 40 साल बाद आई। और ये ऐसी पार्टी थी जिसमें मतलब जो है ना मतलब इनके मतलब जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे उनको कांग्रेस भवन से बाहर फेंक दिया गया। तो अपने नेताओं का सम्मान नहीं कर सकते, देश के प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री का सम्मान नहीं कर सकते। और अभद्र भाषा की तो बात ये मेरे को उदाहरण याद आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका जिक्र किया था संसद में कि वहां पर एक नेहरू जी का चित्र था संसद की लॉबी में। एक दिन वो आ रहे थे, उन्होंने देखा वो चित्र नहीं है, और उन्होंने इस बात को वहां पे पूछा और उनको बोला इस बात को, और वो चित्र वहां उसी जगह पर दोबारा स्थापित कर दिया गया, नेहरू जी का चित्र। तो ये एक वर्क कल्चर का फर्क है, ये एक कार्य करने का जो कल्चर है उसका फर्क है। अभी सिर्फ 3 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, देश अपना 75वां जो है ना उसमें वो एंटर कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद में इसकी शुरुआत की, और प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी का नाम लेके उनकी तारीफ भी की है, सरदार पटेल जी की भी तारीफ की है। तो ये एक वर्क कल्चर जो है, कार्य संस्कृति जो है उसका फर्क है। वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो है ना मतलब प्रधानमंत्री जी हमेशा सौम्य बने रहते हैं। या जो पिछला भी आप वर्क कल्चर देखेंगे उसमें भी उनको सम्मानित भाषा, सम्मानित भाव से ही उनके खिलाफ बोला जाता है। सुमित जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न सोशल मीडिया के बारे में है। क्या सोशल मीडिया ने हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं को विस्तार देने में योगदान दिया है? जी निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोशल मीडिया का तकरीबन विस्तार इतना है कि 40 करोड़ के करीब लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। 70 से 80 करोड़ की संख्या जो है वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों की है, और लगभग 90 से प्लस लोगों के पास जो है 90 करोड़ से प्लस लोगों के पास इंटरनेट सेवाएं पहुंच चुकी हैं। और वो ऐसे जो भारत के जो ऐसे एरिया जहां कभी बिजली नहीं पहुंची थी वहां पे भी आज ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवाएं पहुंच चुकी हैं। तो ये निश्चित तौर पर जो भारत की जो भाषाएं हैं उनको मतलब जो है ना विस्तार करने में सोशल मीडिया ने योगदान दिया है। न केवल हिंदी को बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी कंटेंट को बहुत अधिक मात्रा में खपाया जा रहा है, और क्षेत्रीय भाषाओं में जो कनेक्टिविटी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो हिंदी भाषा है या क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको पहले तवज्जो हमें खुद देनी है। अगर हम ये मान लें कि अंग्रेजी ही रोजगार की भाषा है, अगर हम ये मान लें कि अंग्रेजी ही बुद्धिजीवियों की भाषा है और हिंदी को हम पीछे धकेल दें, अब पिछले कुछ टाइम से होने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हिंदी में अनुवादित होने लगे हैं, और हमें कहीं ना कहीं मतलब यूपीएससी में भी मतलब जो है ना हिंदी भाषी लोगों का धीरे धीरे वर्चस्व या प्रभाव बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर यह बात है कि सोशल मीडिया ने हिंदी और भारतीय भाषाओं को कहीं ना कहीं विस्तार देने में योगदान दिया है। सुमित जी, आपका क्या कहना है कि भाषा ने क्षेत्रीय और बाहरी के जो राजनीतिक मुद्दे हैं इनको और भी अधिक गहरा दिया है? मुख्यतः बंगाल और तमिलनाडु के संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, मैं तो एक बात मानता हूं, अगर हम क्षेत्रीयता को परिभाषित करें तो कहां तक परिभाषित करें। भारत में 1000 सालों में अंग्रेजों के आक्रमण हुए, डच के हुए, पुर्तगालों के हुए, हूणों के हुए, मुगलों के हुए, तुर्कों के हुए, अफगानियों के हुए। उन्होंने भारतीय डीएनए में भी मिलावट की, उन्होंने भारतीय बहु बेटियों को भी मतलब जो है ना दुष्कर्म भी हुए, सारी चीजें हुई। तो अगर क्षेत्रीयता की बात या प्योरिटी की बात की जाए तो आप ये कैसे चेक करोगे कि भारत में मतलब जो है ना किस जाति में प्योरिटी है, या कौन सा किस जाति का जो वो है ना या किस भाषा का वो ये आदमी अपने आप को प्योर कैसे सिद्ध करेगा इतने 1000 साल की गुलामी के बाद, इतने आक्रमणों के बाद। ये तो सिर्फ एक माध्यम है।
क्षेत्रीयता का एक माध्यम है कि क्षेत्रीयता के माध्यम से ही राजनीति क्षेत्रीय और भाषा आधारित है। राजनीति भाषा जीवी है और जाति आधारित है, जाति जीवी है। इसलिए इसको भाषा को राजनीतिक मतलब जो है ना मुद्दा बना दिया गया है और भाषा पर ही सारा चुनाव केंद्रित होता है। जहां तक आपने बंगाल की बात की तो मैंने आपको बताया कि बंगाल में ममता बनर्जी ने 2019 जून में घोषणा की थी कि बांग्ला भाषी होना जरूरी है। जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो जैसा कि हमारे पार्टी ने भी मतलब कहा है, भाजपा ने भी वहां घोषणा की है कि वहां धरती पुत्र होगा, वहां का अपना नागरिक होगा। जो भी मतलब बहुमत में अगर पार्टी आती है, सरकार बनती है तो वहां का धरती पुत्र ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मुद्दा विकास केंद्रित है, मुद्दा है वहां के लोगों को, वहां के किसानों को, 70 लाख किसानों को फायदा पहुंचाना। मुद्दा है बंगाल को दूसरे राज्यों की तरह मुख्य धारा में मिलाना। मुद्दा है विकास को आगे लेके बढ़ना। मुद्दा भाषा नहीं है, मुद्दा बंगाली नहीं है, मुद्दा वहां की क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का के वोट लेना नहीं है। मुद्दे जो हैं वो अगर विकास केंद्रित हैं तो लोग जुड़ते हैं, और ये इस बात का सबूत 2014 में, 2019 में और बाकी लोकल इलेक्शंस में भी मिल चुका है। तो मेरा ये मानना ना केवल बंगाल और तमिलनाडु के संदर्भ में बल्कि सभी दक्षिण भारतीय वो हैं जितने भी स्टेट्स हैं वो भाषा की राजनीति करते आए हैं। लेकिन अंततः कहीं ना कहीं अब लोग ये चीज समझ चुके हैं कि क्षेत्रीयता या फिर भाषा को मतलब जो है ना ज्यादा उभार देकर लोगों की भावनाओं को भड़का के वोट लेने की बजाय इस समय लोग परिपक्वता के साथ विकास केंद्रित पार्टियों को वोट देंगे। जी धन्यवाद सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था भाषा का राजनीतिकरण और उससे जुड़े विविधायम के बारे में। और इससे और आप जानकारी लेना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इन द कॉन्वर्सेशन विद पंजाब पल्स के साथ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के मुद्दों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो हमारे द पंजाब पल्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए। मैं मेघा वर्मा द पंजाब पल्स की तरफ से धन्यवाद।